हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 12 एंड टॉपिक है हमारा टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। बच्चों, हम बात कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी का, बेसिक वीडियो अपलोड कर दिया है हमने। बेसिक आपने सब सीख लिया, बेसिक क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। सेकंड वीडियो 2 किसका था हमारा? कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। आपने अच्छे से देख लिया होगा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इसमें आई थिंक इंडिपेंडेंट एलिमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी। तो ये सब समझने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारा बेस थ्योरम एंड टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। एक अच्छा टॉपिक है ये। एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर ठीक है, तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, पिछली जितनी वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक। या फिर आप कहीं से भी पढ़ के आना है, आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहीं से पढ़ कर आइए तब आप भी समझ पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहीं से समझ के आइए तब आप पढ़ पाएंगे। ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का भी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का भी। बाकी बेसिक तो बेसिक तो आपका सबका अच्छा होना ही चाहिए, तब आप भी पढ़ पाओगे। आप वीडियो देख सकते हो मेरी जो मैंने अपलोड की है, या फिर कहीं से पढ़ कर आओ बेसिक कंडीशन प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फिर आप वीडियो देखो तो बहुत सी समझ में आएगी आपको, ठीक है। बाकी मैं बीच में बेसिक को क्लियर करता रहूँगा कि कहाँ पर क्या पिछला यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी अगर मैं बीच में पिछली चीज़ें जो भी यूज़ होंगी वो क्लियर करता रहूँगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने देखिए डेफिनेशन लिख रखी है दोनों की, थ्योरम लिख रखी है। बेस थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, ठीक है। समझिए ध्यान से, मैंने लिखा क्या है यहाँ पर। दोनों जो भी मैंने स्टेटमेंट कॉपी किया दोनों एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, जो मैंने यहाँ कॉपी करे हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, दोनों कहाँ के एनसीईआरटी का डाटा है ये। एनसीईआरटी डाटा कभी गलत होता नहीं, आप भी जानते हो, ठीक है। तो इसमें एक समझ के देखो है क्या ये, थोड़ा फील करना कि हाँ क्या इसमें हो क्या रहा है। बाकी जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है फॉर्मूला अप्लाई करें हम। क्वेश्चन तो लॉजिकली भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हम फॉर्मूला अप्लाई करके ना करें, कोशिश करें कि लॉजिकली करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर भी, लेकिन अच्छा हम फिर ये चीज़ समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम पता होना चाहिए कि हर चीज़ का रोल है क्या। बेस थ्योरम किसने, मतलब बेस थ्योरम क्यों दी, अब नाम इनका बेस थ्योरम तो एक साइंटिस्ट ने बेस उन्होंने दी होगी, ठीक है। तो बेस थ्योरम दी क्यों गई, ये थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों दी गई, ये सब हमें पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन लॉजिकली कर रहे हो, पुराने मेथड से कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक इनका बेसिक ना पता हो आपको, लॉजिक इनका कहते हैं ये ना पता हो ये सब होते क्या है, तो क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप क्वेश्चन लॉजिकली कर रहे हो तो लॉजिकली करने में प्रॉब्लम आएगी अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है वाले तो, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसके लिए देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेट E1 E2 E3 EN बी द पार्टीशन। यहाँ एक नया वर्ड यूज हुआ, पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस S। अब पार्टीशन मतलब क्या होता है, पार्टीशन का मतलब ध्यान समझना क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इवेंट्स इज कॉल्ड पार्टीशन। क्या करा मैंने, E1 E2 E3 इवेंट से इन सबका क्या बना, इन सबका सेट बना दिया, क्या बन गया, पार्टीशन बन गया ये। अब पार्टीशन किसका होगा, ये सैम्पल स्पेस का, क्योंकि हमारे यहाँ पर सैम्पल स्पेस, यहाँ से इवेंट है, ये क्या होते हैं, ये सबसेट होते हैं सब किसके, सैम्पल स्पेस के। दोबारा समझो क्या होता है, जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं सैम्पल स्पेस के, ठीक है। अब हम यहाँ क्या बात करने जा रहे हैं, हमने बात किया पार्टीशन की। मैंने ये एक सेट है जो पार्टीशन बना रहा है किसका, सैम्पल स्पेस का। अब जो E1 E2 E3 इवेंट है, ये क्या हो रहा है, मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है कैसी है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। सभी इवेंट की क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होगी, E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की, E3 सबकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी, किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी कितना कुछ होगी। स्टेटमेंट क्या कहता है, E1 E2 E3 EN हैज़ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। अब इसमें एक ऐसा इवेंट है जो फाइंड करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है इसका, PA इक्वल टू PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3 प्लस डैश, ये आ गया। अच्छा, इसका समेशन लेवल लिख दिया मैंने। अब ये लिखते ये मैंने समझा आपको, मैंने जो लिखा था पढ़ के सुना दिया। अब इसको समझ के देखो हो क्या रहा है यहाँ पर। ये मैंने आपको बोला था, आपको ये जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है बेस थ्योरम है, ये आपका एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का या कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एक्सटेंशन कैसे है, अब समझ के देखते हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि आप पिछला पढ़ के आओ, वीडियो देखो, कहीं से पढ़ कर आओ तो समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ा आपने तो अब वीडियो देख रहे हो, पूरी वीडियो देखो, आपको पिछली चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी। बट क्वेश्चन आप कर सकते हो फिर उसके बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपकी क्या था कि आपको याद हो, PE1 इंटरसेक्शन PE2 इक्वल क्या था, याद करो, PE1 डॉट PE2/E1, ये था। फार्मूला तो सामने लिखा है, बाकी ये तो फार्मूला हो गया।
इसमें ये था कि 2 इवेंट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी, 2 इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। 2 इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें वो निकालनी थी किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। 2 से ज़्यादा भी हो सकते थे, 2, 3, 4, 5 यानी कितने भी हो सकते थे। तो यहाँ क्या करते थे, उनका एक साथ मतलब उनका इंटरसेक्शन। फिर यहाँ क्या हुआ, हम क्या करते थे, जब 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, हमने क्या करा, पहले इवेंट मान लिया कि इवेंट ए हो गया, मतलब इवेंट E1 हो गया, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट E1 हो गया, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E2/E1। ठीक है, ये हमने सीखा था कंडीशन प्रोबेबिलिटी में। तो अब यहाँ पर इसका यूज़ कैसे हो रहा है ये समझते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर इवेंट्स के 2 थे E1, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है उसको इन्होंने पता है क्या कर, ए बना दिया। यहाँ जो ए है वो इन सबका इंटरसेक्शन है। ए क्या है हमारा, E1, E2, E3, E4, E5, ई सबका इंटरसेक्शन है, सबका क्या है यहाँ पर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या, देखो ध्यान से देखना, ए कैसे निकाला, सेम फॉर्मूले से। पहले क्या हुआ, E1.A/E1, यहाँ कितना आ गया, अगर यहाँ पर ए आ गया, यहाँ A/E1 आ गया। फिर दूसरा अब द E2, फिर A/E2 आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड पार्ट आ गए, सबको प्लस कर दिया, तो ये हमारे फॉर्मूला बन गया PA का, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का। यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जितने भी इवेंट को हम सॉल्व करते हैं सबका प्लस कर दें तो सब हमारा बन जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। वो इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया होगा क्या है क्या ये। बाकी अगर क्वेश्चन करेंगे तो जो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हम इसका यूज़ करेंगे कैसे, वो समझेंगे अभी। ठीक है, पहले समझ लो स्टेटमेंट इसका, इसके बाद आते हैं बेस थ्योरम पर। अब दोनों चीज़ हम एक साथ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बेस थ्योरम इस पूरी इसी पर डिपेंड है। आप ध्यान से देखो, बेस थ्योरम में जब मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें जो ये चीज़ है मैंने नीचे कॉपी कर दी है। ठीक है, तो बेस थ्योरम और ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमें एक साथ समझनी पड़ेंगे। वैसे एनसीईआरटी में पता है क्या हो रखा है, एनसीईआरटी पहले इन्होंने ये समझाया इसका प्रोबेबिलिटी उसका, फिर इन्होंने इसके 1-2 क्वेश्चन कराए, फिर ये समझाइए। बट मैंने दोनों चीज़ एक साथ समझा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन ही करने हैं, दोनों चीज़ समझ लो एक साथ, फिर क्वेश्चन करेंगे और करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझेंगे कि बेस थ्योरम के अप्लाई कैसे करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटीज के थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, फिर समझेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं बेस थ्योरम क्या होती है। जब बेस थ्योरम में क्या करते हैं, सेम कंडीशन है जो ऊपर थी, जीरो की सेम कंडीशन है जो ऊपर थी, बट यहाँ क्या होता है, जैसे आपको क्या करना हो इसमें, जैसे फॉर्मूला आपको याद होगा बेस थ्योरम मतलब प्रोबेबिलिटी बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फेयरवेल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं, अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे इवेंट E हो गया, मतलब इवेंट A तो हो चुका है, E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फिर इवेंट E/A, तो ये तो ऊपर आएगा। ठीक है, P ये कैसे ऊपर आएगा, जैसे यहाँ आया था ये वाला इवेंट, किससे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, ये तो ऊपर आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, अपॉन में क्या आएगा, टोटल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम्स अपॉन में आते हैं, फेवरेट आउटकम पर आते हैं, तो ये फेवरेट आउटकम्स है। अभी जब एग्जाम्पल देख समझेंगे तब क्लियर होगा ये वो क्या रहा है यहाँ पर। ये क्या टोटल प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला हमारा क्या था, NE/NS। NS मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो समेशन लग रहा है। अब NE का मतलब ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी। बेस थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं E1, E2, E3, EN तक, और सबके सब कैसे नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं, मतलब खाली, उनमें कोई खाली नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस, क्या बना रहे हैं, पार्टीशन बना रहे हैं, जैसे ऊपर बना रहे थे। फिर E1, E2, E3 क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, डिसजॉइंट याद होगा आपको, आपने पढ़ा था 11th क्लास में सेट में, जिसका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो। ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन कितना हो, 5 है, इसमें कुछ कॉमन ना हो, तो इन सबका जो यूनियन होगा वो S के बराबर होगा। इन सबका यूनियन कर लो तो क्या होगा, वो आपका S के इक्वल होगा। S मतलब सैम्पल स्पेस, S मतलब सैम्पल स्पेस। हमें क्या करना है, एक कोई इवेंट है जो नॉन जीरो, जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी होगी। मतलब जैसे यहाँ निकाला तो P है, यहाँ पर P आया एक तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर क्या आ गया, जिस इवेंट की आपका प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऊपर वो आएगा। मैंने ये लिख रखा है कि I की जो वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 से N तक होगी, या PI, यानी P1 हो सकता है, या P2 हो सकता है, P3, P4 कुछ भी हो सकता है। ये मतलब फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है क्वेश्चन, सेकंड इवेंट की, थर्ड इवेंट की, फोर्थ इवेंट की, फिफ्थ इवेंट की, सिक्स्थ इवेंट की, ऐसे कुछ भी हो सकता है ये। इसके बाद में नीचे J की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 N तक, बट ध्यान रखना I और J इक्वल नहीं है, I और J आपके इक्वल नहीं हो सकते, ध्यान रखना I और J आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी ये तो हमारी कंडीशंस हो गई, इसे आप नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ हो क्या रहा है। अभी आप पहले से नोट कर लो, सिर्फ जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन क्या होना है और इसमें क्या होना है।
क्वेश्चन अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखोगे आप। बट कभी आपसे कोई पूछ ले कि बेस थ्योरम क्या होती है तो आप बता पाओगे बेस थ्योरम होती क्या है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। टोटल आउटकम में क्या आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ऊपर क्या आता है, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपके एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बस सिंपल लैंग्वेज में, बाकी फॉर्मूला आपका ये रखा है सामने। ठीक है, चलिए इसे हम नोट डाउन करिए वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.3 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 13.3 का। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एन अर्न कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक का 5 ब्लैक बॉल 5 रेड बॉल्स हैं। मतलब इसे कुछ फिगर इसकी बना के अगर समझो तो कुछ कैसे समझोगे, एक मिनट। अच्छा अब देखिए यहाँ क्या करना था, टू टाइप के बॉल है, एक रेड और ब्लैक। माने तो एक अर्न है, मतलब एक बैग हो सकता है, 5 ब्लैक बॉल 5 रेड बॉल्स। पहले फिगर बना के समझा रहा हूँ, उसका सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या दे रखा है, एक बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, एक बॉल निकाले गई एंड इस कलर इज नोटेड, उसका कलर नोट करा गया और रख दिया गया। मान लो मैंने कोई बॉल निकाली, कोई दो तरह की बॉल है। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मान लो पहले ब्लैक बॉल निकली, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5.10। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 5.10 होगी, मीन्स 1/2 ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या रहा है कि 2 बॉल्स ऐड कर दो। इसमें ये नहीं पता कौन सी ऐड करनी है। 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। मतलब जो कलर, जिस कलर की, मतलब किसी कलर की दो बॉल ऐड करो और ये नहीं पता किस कलर की। ठीक है, एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एक बॉल निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अभी बताना है कि जब बॉल निकालेंगे वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं मैंने क्या करा, इसमें एडिशनल बॉल है वो ब्लैक है, इसमें एडिशनल बॉल कैसी ब्लैक है, सेम ब्लैक बॉल हो गई, 5 रेड बॉल्स हो गई। और सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और सेकंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5.12 हो गई। क्वेश्चन ब्लैक का, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी 7.12 हो जाती है, बट अभी हमें चाहिए नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए हमें चाहिए केवल किसकी, रेड की। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि अगर हमने 2 बॉल्स कौन सी ऐड करी, मान लो क्वेश्चन ये नहीं पता बॉल कौन सी ऐड कर रहे हैं। अब मान लो एडिशनल बॉल ब्लैक ना रेड है, 7 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल रहेंगी। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/12, ब्लैक के निकालने नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे क्या, यहाँ क्या लगाएंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा और टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लगाएंगे, देखो इसमें क्या दे रखा है, ये मान लेते हैं इवेंट E1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P1 हो गई। ठीक है, अब रेड बॉल का आना इवेंट E2, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 हो गई। अब हम ब्लैक बॉल निकाल चुके हैं, ये इवेंट पहले हो चुका है, अब ये इवेंट होने वाला है। 2 बॉल डालने के बाद अब क्या करना है, ब्लैक बॉल के बाद सेकंड बॉल रेड आ जाए, ब्लैक बॉल निकलने के बाद सेकंड बॉल कैसी है, रेड आ जाए, तो इसकी तो ये इसे बोलेंगे कितना, PA/E1। अब रेड बॉल निकाली हमने, फर्स्ट बॉल रेड थी, सेकंड बॉल भी रेड आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया PA/E2। इन्हें क्या कर देंगे, पहले इनके मल्टीप्लाई, फिर इन्हें प्लस कर दो। कौन सी थ्योरम हो गई, टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। तो ये तो डायग्राम बना के कुछ मैंने बताया, और कुछ आपको लिखना हो लिख लो, बाकी हमें प्रॉपर वे में इसको लिख के बता दो कैसे लिखना, कैसे आपका एग्जाम में इसको। ठीक है, इसे इरेज करते हैं, फिर प्रॉपर में लिखते हैं इसको लिख करना कैसे। इन क्वेश्चंस को आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा, लॉजिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तब समझ में आएंगे। अगर आप सोचोगे मैंने फॉर्मूला बता दिया, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन कर लें, पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझो फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, तो समझ में आएगा फॉर्मूला अप्लाई हो कैसे रहा है। इससे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट E1 एंड E2 बी इवेंट्स ड्राइंग फर्स्ट बॉल डिफरेंट कलर ठीक है, लैंग्वेज अगर ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे लिख सकते हो। PE मतलब ये E1 इवेंट क्या है, E1 इवेंट क्या है, फर्स्ट बॉल इज रेड, तो P1 कितना हो जाएगा, P1 कितना हो जाएगा, रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स 5 है, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स 10 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/10 मीन्स 1/2।
इवेंट E2 मान लेते हैं, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो रहेगी इसकी PE2 5/10 मीन्स कितना 1/2। अच्छा अब आगे हमने 2 बॉल्स ऐड करी थी अभी, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ ऐड कर लेते हैं, लेट 2 एडिशनल बॉल्स आर ऑफ, पहले मान लो कि वो ब्लैक कलर की हैं और ब्लैक कलर, देन तो अब क्या होगा ध्यान देना, तो जो हमारा इवेंट होगा E2, तो जो इवेंट होगा हमारा E1/A मतलब पहले रेड वन निकाल चुके हैं, रेड वन निकाल चुका, सेकंड बॉल रेड निकलने वाली है। तो कैसे निकलेगी सेकंड बॉल रेड हमारी, तो 2 और एडिशनल बॉल हम डाल दें, इसका मतलब क्या होगा सेकंड बॉल इज रेड। कंडीशन क्या बनेगी यहाँ से PE1/A इक्वल टू कितना, सेकंड बॉल हमारी रेड होनी चाहिए, ठीक है। अब बॉल कितनी हम ब्लैक बॉल डाली हमने, ब्लैक बॉल कितनी होगा 12 हो गई, सेकंड बॉल हमें रेड चाहिए, रेड तो 5 ही रही हमारी, रेड तो बढ़ी नहीं, कितना होगा 5/12। अब हम ऐड कर लेते हैं 2 एडिशनल बॉल्स आर ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो E2/A क्या होगा, E2/A क्या होगा, ध्यान से समझना, E2/A क्या होगा, सेकंड बॉल रेड, अभी सेकंड बॉल रेड ही निकालनी है, बट सेकंड बॉल रेड कब निकलेगी, जब फर्स्ट बॉल ब्लैक निकल चुकी है, ध्यान देना। तो यहाँ आएगा, आई थिंक यहाँ पर हमारा आना चाहिए E1/A नहीं आना चाहिए, ये आएगा जब बेस थ्योरम निकालेंगे, ये आएगा A/E1, क्योंकि जो इवेंट हो चुका है वो नीचे आता है ना, जो इवेंट हो चुका है वो नीचे आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है ऊपर आएगा, ठीक है। तो A/E2, इसमें क्या आएगा A/E2 मतलब क्या, सेकंड बॉल इज रेड। अच्छा दोनों सेम नहीं लग रहा है आपको, ये दोनों डिफरेंट क्या है, व्हेन फर्स्ट बॉल इज, जब ये कब था, जब फर्स्ट बॉल कैसी रेड थी, व्हेन फर्स्ट बॉल इज रेड, ये कब है व्हेन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ठीक है। अब यह कितना आएगा PA/E2 कितना आएगा, ध्यान से समझना। अब जो एडिशन बॉल है रेड कलर की है, रेड कलर की बॉल पहले 5 थी 7 हो गई, ठीक है। तो ये आएगा 7/12। अब हम यूज़ करते हैं यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यूज़ करते हैं, यहाँ से कुछ नोट कर लो फिर इसे इरेज करते हैं, वैसे यहीं आ जाएगा, चलो यहीं कर लेते हैं, आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या होगा फॉर्मूला, PA इक्वल टू PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो हमारा n तक था, बेटा फॉर्मूला n तक जब था जब हमारे टर्म n तक आएंगे, यहाँ तो केवल 2, यहाँ तो केवल कंडीशन कितनी 2 बॉल्स हैं और 2 इवेंट करे गए हैं। अगर हम n इवेंट कराते हैं तब हमारा फॉर्मूले में क्या आएगा, n तक आएगा ये। तो जितने इवेंट मैंने बोला था कि वहाँ पर i की वैल्यू कैसी है, मतलब j की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर n तक है, 1 2, तो ये वहाँ पे हमारा n 2 हो गया, क्योंकि खाली 2 कंडीशन थी। अब सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई A/E1 5/12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 7/12। सॉल्व करते हैं इसको, क्या होएगा देखो, ये आएगा आपका 5/24 प्लस 7/24, 7 5 कितना हो गया 12/24, इसे काट लो तो ये आ गया 1/2, ठीक है। नोट करिए इसे और अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन 2 तरह से बताया, एक तो ये लिख के बताया, लिख के कैसे करना है, बाकी मैंने आपको इसका अभी फिगर से बताया, फिगर से हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कोई डाउट हो पूछिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए अगर आप हाथ पढ़ाई कर रहे हो तो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन है आपका, एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एंड दूसरा बैग है जिसमें आपके 2 रेड बॉल्स हैं एंड 6 ब्लैक बॉल हैं। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड, इनमें से एक बैग सिलेक्ट करा गया एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उस बैग में से एक बॉल निकाली गई और ये पाएगा कि वो बॉल कैसे रेड बॉल से, वो कैसे बॉल कैसी है, रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बॉल है किस वो बॉल कहाँ से निकाले गए, फर्स्ट बैग से निकाली गई है। तो थोड़ा फिगर से समझो, जैसे ही बताया था क्वेश्चन में, पहले उसके बाद में समझते हैं इसे फिर बाय रिटर्न। तो मान लो 2 बैग हैं, ठीक है। एक बैग में इस बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। इस बैग में कितनी 2 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। अब पहले क्या करना है, इस नॉन वाला कोई बैग सेलेक्ट करो। बैग सेलेक्ट करने के इवेंट हो गया E1 E2। इवेंट E2 की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, ये हो गया 1/2। ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये E2 ये 1/2, क्योंकि 2 बैग हैं, दोनों बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 होगी। 2 बैग हैं, एक बैग सेलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला है कि जो बॉल है वो रेड होनी चाहिए। अच्छा इस बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पता लगाओ जरा। मैं ब्लैक की बात नहीं करना, हमें सिर्फ रेड की बात करनी है, फिर भी पता लगा लेते हैं ब्लैक की भी, कोई प्रॉब्लम क्या है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/8, ब्लैक की कितनी 4/8, यानी 1/2 1/2। ऐसे यहाँ से पता लगाओ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड बॉल इसमें 2 है तो 2/8 1/4, 6/8 मीन्स 3/4, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन ने बोला रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो रेड बॉल मतलब अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बट क्वेश्चन ने कहा है कि जब बॉल निकाले गए किससे निकाले गए, फर्स्ट बैग से। फर्स्ट बैग का मतलब ये वाला बैग, ये प्रोबेबिलिटी जो होती है ये मल्टीप्लाई ये ऊपर आ जाएगा। बेस थ्योरम क्या कहती है, टोटल आउटकम हमारे अपॉन में आएंगे, सब आउटकम आएंगे तो फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फर्स्ट बैग ऊपर आएगा, बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। मतलब फर्स्ट बैग अपॉन PT, T फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ गए क्या करना है, बेस थ्योरम अप्लाई कैसे करनी है हमें। तो बेस थ्योरम अप्लाई करने का ऐसा नहीं उसे रटना जरूरी है, समझना जरूरी है। समझेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करा, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली, मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें क्या करना, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी, फर्स्ट बैग ऊपर रख दो, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम आता है, नीचे टोटल आउटकम आते हैं। फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा, फर्स्ट बैग आएगा, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी रख दो ऊपर, ठीक है। नीचे टोटल है, फर्स्ट भी सेकंड, नीचे से सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका बाय डायग्राम। और समझते हैं लेटर में लिखेंगे कैसे इसको। चलिए इसे रेस करते हैं फिर लिखना शुरू करते हैं। आपको अगर बनाना हो बना लो, बना सकते हो, बाकी खुद बनाने की ट्राई करो, आगे आप डायग्राम सारे आगे के, ठीक है। अब देखो लिखेंगे कैसे, इसके सामने कैसे लिख रहा हूँ 1 by 1। सबसे पहले जो हमारे इवेंट जो हमारे P1 P2 क्या होगा, सबसे पहले E1 और E2 आर इवेंट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ बैग्स। बैग का सिलेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट हमारे E1 E2 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, तो PE1 1/2, P2 भी कितना हो गया 1/2, कि दोनों बैग 2 बैग हैं, बैग 1 सेलेक्ट करो 1/2, बैग 2 सेलेक्ट करो 1/2, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि बैग 1 से रेड बॉल निकालनी है, बैग 1 से रेड बॉल निकालना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, ब्लैक छोड़ दो, डायग्राम में ब्लैक भी लिखा था पर आपको ब्लैक का काम नहीं है अब, तो क्या आएगा PA/E1 में क्या आएगा, रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बॉल, फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने हैं, फर्स्ट बैग से रेड बॉल 4 अपॉन टोटल बॉल्स 4/8, 1/2 हो गया। अब निकालो PA/E2 निकाल लो, क्या आएगा, PA/E2 क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा रेड बॉल
ऐसे होगा प्रोबेबिलिटी रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है चेक करते हैं 2, तो 2 अपॉन टोटल कितनी है 8, 2 अपॉन 8 मीन्स 1/4 ये हो गया। अच्छा अब क्या करें इसमें, अब हमें लगानी है बेस थ्योरम लगानी है। यूजिंग बेस थ्योरम तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो वी हैव टू फाइंड करना है हमें कि जो बॉल है कहाँ से हो, फर्स्ट बॉल से फर्स्ट बैग से होनी चाहिए। तो फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी E1/A फाइंड करना है हमें ये, ठीक है। तो क्या आएगा, अच्छा ये है क्या प्रोबेबिलिटी का इसका मतलब क्या है, रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान देना अभी है, तो PE1/A इक्वल टू, ध्यान देना ये और ये सेम नहीं है, ठीक है, ये और ये सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है देखो ध्यान से, ये कितना होगा, बेस थ्योरम आपसे कहती है कि पहले ऊपर क्या रखो, तो हमें एक E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए गिवन है, एक ऐसा गिवन है, ध्यान देना क्या आएगा ऊपर आएगा आपका PE1 डॉट PA/E1, ये आपका PA हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी वो लगा दिया मैंने ये। अच्छा नीचे आएगा PT मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों का सम करेंगे। सम कैसे करेंगे, पहले आएगा आपका PE1 डॉट A/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2, इनकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाना चाहिए। रखते हैं वैल्यू, देखो क्या क्या आएंगे, पहले PE1 की वैल्यू 1/2, PA/E1 की वैल्यू 1/2 अपॉन में, फिर PE1 A/E1 सी आएंगे 1/2 प्लस नेक्स्ट PE2 1/2, ये आ गया 1/4। अच्छा सॉल्व करो कितना आएगा, ऊपर हो गया 1/4, नीचे 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम ले लो, नीचे कितना आएगा एलसीएम हमारा, एलसीएम 1/4 तो ऐसे रहा, यहाँ एलसीएम आएगा इसका 8, यहाँ 2 से कर दो, 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, कैलकुलेशन करो आगे, ये कितना हो गया 1/4 मल्टीप्लाई, ये हो गया 8/3, इससे काट दो 4 × 8, तो प्रोडक्ट 2/3 आ गए। नोट करिए इसे, कोई डाउट हो तो पूछिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो या फिर वीडियो पास करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, उनमें ये पाया गया कि 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% रिसाइड इन डे स्कॉलर, मतलब वो डे स्कॉलर मतलब वो क्या कहते हैं हॉस्टल में नहीं रहते, अपने घर से आते होंगे कॉलेज डेली, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है उन बच्चों की जो बच्चे रिसाइड करते हैं हॉस्टल में। तो इस इवेंट को इवन मान सकते हैं, मान लेते हैं 2 इवेंट हुए, वो जब फिगर बना के समझे, तो ये हुआ हॉस्टल वाले बच्चे, ठीक है, ये हुआ वो नॉन हॉस्टल जो हॉस्टल में नहीं रहते, यहाँ डे स्कॉलर। ये कितने परसेंट है 60%, ये 40%, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 60/100, ये 40/100। अब क्वेश्चन ने आगे बोला है प्रीवियस रिजल्ट रिपोर्ट डैट, जो रिजल्ट दिखा गया पिछले साल का, उसमें ये रिपोर्ट करा गया 30% ऑफ द ऑल स्टूडेंट, 30% सभी बच्चों में 30% में देखा गया कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनका ग्रेड A आया, ठीक है। 30% बच्चों का ग्रेड A आया जो हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में कौन से बच्चे, ये हॉस्टल में ये बच्चे हैं, इनमें से 30% का क्या आया, ग्रेड A आया। अगर इवेंट E1 हो गया, ये इवेंट E2 हो गया, मतलब जो हमारा इवेंट A/E1 है वो कितना हो गया 30%। जिनका ग्रेड A नहीं आया होगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टोटल स्टूडेंट में से 30% बच्चे, इसके बाद में वो क्या, इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ग्रेड A, और डे स्कॉलर में से डे स्कॉलर वाले बच्चे ये हो गए, यानी A/E2, ये हो गया कितना 20%, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है इन देयर एग्जाम एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, एक बच्चा चूज़ करा गया रैंडमली, ये नहीं पता कि हॉस्टल वाला बच्चा था, ये वाला बच्चा रैंडमली चूज़ करा गया। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चा चूज़ करना पड़ेगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला, दोनों ही प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। मान लो बच्चा हॉस्टल वाला चूज़ करा आपने,
हॉस्टल को तुरंत बाद हमने बच्चा ये वाला चूज़ कर लिया जिसका ग्रेड ए आया, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी हो गई, कौन सी प्रोबेबिलिटी हो गई है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, यानी इसकी इससे क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। ये इवेंट हो चुका था, फिर दोबारा की हमने ये इवेंट करा, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा कंडीशन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ऐसे यहाँ लगाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे तो क्या रहेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी आ रहेगी। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट इज ऑफ हॉस्टलर, जो स्टूडेंट हॉस्टलियर है। तो जब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या करोगे, और हॉस्टल वाली प्रोबेबिलिटी है उसे ऊपर रख दो, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे रख दो, जैसा भी करा था। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करोगे, लेट कर लो यहाँ पर, लेट इवेंट E1 एंड E2 आर reside in hostel and day scholar ठीक है। तो डे स्कॉलर की और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या दे रखे हैं वो लिखते हैं। तो P1 कितना है, P1 कितना होगा हमारा 60% में 60/100 परसेंटेज के बारे में प्रोबेबिलिटी होती है, बताया था प्रोबेबिलिटी के परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। 60/100 मतलब कितना हो गया, ये कटा 3/5। ठीक है, इसके बाद में PE2 ये कौन सी, ये कौन है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये प्रोबेबिलिटी हॉस्टल में जो रहते हैं। इसके बाद PE2 कितना है 40%, जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते मतलब डे स्कॉलर वाले बच्चे, तो क्या आएगा 40%। तो 40/100 इससे ये गया, ये यहाँ कितना आएगा 2/5। ये कौन से बच्चे हैं, जो डे स्कॉलर। ठीक है, ये होगा। इसके बाद अब क्या करें, अब निकालते हैं PA/E1। PA/E1 का मतलब हमें क्या करना है, एक ऐसा इवेंट है ये जिसमें ग्रेड ए आया उन बच्चों का जो हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, अटेन ग्रेड ए, यहाँ से लिखते हैं 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ग्रेड ए। बहुत लंबे लैंग्वेज होगा, थोड़ा आसान लिखते हैं। क्या लिखोगे, स्टूडेंट अटेन ग्रेड ए हु रिसाइड इन हॉस्टल। ये प्रोबेबिलिटी हमें पी होगा PA/E1 कितना होगा, ये होगा आपका 30%। हाँ ये होगा, ये अच्छा हाँ ये 30%। 20% किसकी है, ये जो आपके हॉस्टल में नहीं रहते डे स्कॉलर वाले बच्चे। कितना रहेगा ये, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 30%, मीन्स कितना होगा 30/100। इससे ये गया मीन्स 3/10 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलें, PA/E2। तो PA/E2 कितना हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हु अटेन ग्रेड ए और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, मतलब हु डज नॉट रिसाइड इन हॉस्टल, मतलब कहाँ रहते हैं वो, डे स्कॉलर बच्चे हैं वो। ठीक है, क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स अटेंड ग्रेड ए हु डज नॉट reside in a hostel। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन, 20%। बोर्ड दिखा नीचे तक आपको, हाँ शायद दिख रहा है, हाँ लिख देते हैं यहाँ पर 20%। 20/100 कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करो, 0 गया, 2 5 10 1/5। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, इसे एरेज कर देता हूँ जो मैंने फिगर बना के समझाया था। अब हम निकालते हैं पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी, जो बच्चे कैसे हैं हॉस्टल में रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। क्वेश्चन ने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो जो बच्चे कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में। तो ऊपर आएगा हॉस्टल वाले बच्चा, तो यहाँ यूज़ करोगे बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड जैसे यहाँ पर हमें हॉस्टल वाला बच्चा निकालना है। हॉस्टल कौन सा नंबर, हॉस्टल हमारा फर्स्ट वाला था शायद, हाँ हमें निकालना है इसमें PE1/A। फाइंड ये करना है, कैसे आएगा,
PE1 अपॉन A इक्वल टू क्या लिखेंगे, PE1 डॉट PA अपॉन E1 अपॉन में, इसे पहले कॉपी कर दो तो क्या आएगा, PE1 डॉट PA अपॉन E1 प्लस, अब सेकंड वाला नीचे की टोटल प्रोबेबिलिटी आती है इसलिए दोनों लिखने होते हैं, PE2 PA अपॉन E2, इनकी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करते हैं क्या आएगा। PA1 ये हो गया हमारा कितना 3.5, अगर आप चाहो तो इनको फ्रैक्शन में लिखकर फाइनल लिख सकते हो, जैसे 60% कितना हो 0.6 हो जाता, 0.4 0.3 0.2, जल्दी आंसर आ जाता शायद, ऐसे करके देख सकते हो। चाहो तो आप फ्रैक्शन में ना करके, फ्रैक्शन में था पिछला क्वेश्चन करा था, चाहो तो इस क्वेश्चन को पॉइंट में कर लो आप। इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो कितना 0.3 0.6, ये 0.2 नहीं 0.4, ये कितना हो गया 0.3, ये हो गया 0.2। रख के देखते हैं, पॉइंट में देखते हैं कितना कैलकुलेट आसान होती है हार्ड होती है, करके देखते हैं चलिए। तो ये हो गया 0.6, ठीक है। A अपॉन E1 ये हो गया आपका 0.3 अपॉन में PE1 ये तो सेम ऐसे ही आएगा 0.6 0.3 प्लस PE2 कितना हो गया सोचो 0.4, A अपॉन E2 कितना हो गया 0.2, इनके मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 6 3 18 0.18 प्लस 4 2 8, ये कितना हो जाएगा 0.08, ऊपर तो ऐसे रहेगा, प्लस कर लो 8 और 8 16 0.26, इस पॉइंट से पॉइंट के आंसर 2 से काट दो 2 9 18 9/13 आंसर आ गया। चेक कर लो आंसर इसका क्या है, और इसका क्वेश्चन नोट करो, मतलब सॉल्यूशन नोट करो, कहीं को डाउट है पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पास करके नोट कर लो, फिर स्टार्ट कर दे क्वेश्चन 4।